नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। यूपी में फिर से कमल खिलाने के लिए लगी भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। आजमगढ़ में शनिवार को इसका असर भी देखने को मिला। सीएम योगी के साथ स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने आजमगढ़ पहुंचे गृह मंत्री अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। अमित शाह ने अपने भाषणों की शुरुआत ही सपा पर निशाना साध कर की। यूपी की सियासत में आए जिन्ना का जिक्र करते हुए शाह ने जैम का मतलब भी समझाया। गृह मंत्री शाह ने कहा, जिस आजमगढ़ को सपा शासन में आतंकवाद के नाम से जाना जाता था, आज यूनिवर्सिटी खुल रही है। उन्होंने कहा, ये परिवर्तन की शुरुआत है। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान आजमगढ़ कट्टरपंथ के लिए जाना जाता था, अब आजमगढ़ में शिक्षा के लिए जाना जाएगा। उन्होंने महाराजा सुहेलदेव का जिक्र करते हुए कहा, आजमगढ़ में बन रही यूनिवर्सिटी महाराजा सुहेलदेव का नाम पर रखी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने आजमगढ़ में सपा पर निशाना और योगी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, योगी सरकार में बदलाव देखने को मिल रहा है। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी की आज माफिया राज खत्म हुआ है। शाह चुनावी वादा याद दिलाते हुए बोले, हमने पिछले चुनाव में कहा था कि 10 यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आज 10वीं यूनिवर्सिटी बन रही है। तो उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ इसका उदाहरण है। कैराना से लोग पलायन कर रहे थे, बच्चियों की उच्च शिक्षा नहीं हो पाती थी। आज मैं गर्व के साथ पूरे देश भर के अंदर कहता हूं कि माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। यहां माफिया का राज नहीं है, कानून का राज। मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले, हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन जैम लाए है, जरा जांच करो तो। उसने कहा, आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला, नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा, उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? आगे बढ़ते, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में बीजेपी सीनियर लीडर अमित शाह ने हुंकार भरी और इस दौरान सपा सरकार पर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हैं कि उन्होंने आजमगढ़ को मच्छर और माफियाओं से मुक्त कराया। अमित शाह ने यह भी कहा कि आजमगढ़ में लोगों को जागरूक करने की इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ के लोगों का एक एक वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में आना चाहिए। आजमगढ़ जिन्ना मुख्तार आजम आतंक का गढ़ का जिक्र। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में आज बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है और तमाम बातें भी की है आगामी विधानसभा 2022 को लेकर के। भारी मात्रा में लोग यहां पर मौजूद रहे और आपको बताते चले कि अमित शाह ने जो विश्वविद्यालय है जिसका नाम महाराजा सुहेलदेव रखा गया है, उसका भी शिलान्यास किया है। और ये वही जमीन है जहां पर जो विश्वविद्यालय है, बहुत ही बड़ा एकड़ में जो विश्वविद्यालय बनना है, वो भी यहीं पर बनेगा। और लगातार अमित शाह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। और अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने भी ये बयान दिया है और अमित शाह ने भी ये बयान दिया है कि आजमगढ़ को माफियों और मच्छरों से मुक्त किया है। साथ ही अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने भी लगातार यही कहा है कि अगर जनता का साथ रहा तो आजमगढ़ जल्द ही आर्यनगढ़ बन जाएगा। तो लगातार ये जो जनसभाएं और कैंपेन कर रही है बीजेपी, और क्योंकि अमित शाह को भी चाणक्य के नाम से जाना जाता है,
ये जरूर समझ में है कि आगामी चुनाव 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी कुछ बड़ा कर सकती है, क्योंकि अमित शाह की अगर मैं बात करूं तो वो लगातार 300 प्लस लेकर के चल रहे हैं। जिस तरीके से अमित शाह लगातार अपने बयानों में कह रहे हैं, और उन्होंने एक बड़ी मात्रा में ये भी कहा है कि बीजेपी इस बार 300 प्लस का टारगेट लेके चल रही है, और उन्होंने सभी पार्टी लीडर्स को जो एक विक्ट्री मंथ है, विजयी मंत्र है, वो भी यहाँ पर दिया है। आजमगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ में निकिता सरीन। समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरे। यहां पार्टी के पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार गरीबों की जेब काटकर अमीरों की तिजोरी भर रही है। जो लोग महंगाई को कम करने की बात करते थे, उन्होंने महंगाई बढ़ाई है। युवाओं को नौकरी नहीं मिली है। गोरखपुर में विकास नहीं हुआ, यहाँ नाव का विकास हुआ है। पूरा शहर बरसात के पानी से भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि गोरखपुर की जनता विकास देखने का इंतजार कर रही है। मैं यहाँ राज्य के विकास की अपील करने आया हूँ। भाजपा को 2024 की चिंता नहीं, बल्कि 2022 में लोगों के सवालों का जवाब देना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, याद कीजिए उस दिन को जब लॉकडाउन लगा था, हमारे मजदूरों को महाराष्ट्र, गुजरात से पैदल चलकर आना पड़ा। कोरोना काल में अस्पतालों में लोगों को मदद की जरूरत थी। उस वक्त सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। जनता पार्टी विकास नहीं, भारतीय जनता पार्टी विनाश पे राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी वही है जिसको सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद, विधायक जीतने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश से उनका प्रधानमंत्री है, उत्तर प्रदेश से उनके राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश से डिफेंस मिनिस्टर, और सरकार भी दिल्ली में अगर बनी है तो उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाई है। आखिरकार सबसे बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किसी को दिया है तो उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारियों को। जिस तरीके से उन्होंने फैसले लिए हैं, कोई कल्पना कर सकता है क्या किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाए? किसान अपनी मांग को लेकर के आए हैं कि 3 कानून वापस ले ली जाए। कई 100 किसानों की जान चली गई, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी न केवल विकास को धोखा दे रही है, लोकतंत्र और संविधान को की भी धज्जियां उड़ा रही है। व्यापारी जो गोरखपुर में आया उसकी जान ले ली गई। अभी कासगंज में एक नौजवान की हत्या कर दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं आज के समय पर जान ले ली जाए, लोगों की न्याय न मिले, जान चली जाए। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती। क्या जातियों की गिनती भारतीय जनता पार्टी करेगी? क्या देश के होम मिनिस्टर जातियों की गिनती करेंगे? क्या पिछड़ों की गिनती बताएंगे? क्या पिछड़ों को आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान देंगे? जिस तरीके से नौकरियां छीनी जा रही हैं, बड़ी संस्थाओं को प्राइवेट किया जा रहा है, क्या पिछड़ों को आरक्षण वहां मिल जाएगा? क्या ये देश में भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी? आगे बढ़ते गोरखपुर में अखिलेश की जनसभा का हमारे सहयोगी ने जायजा लिया। क्या कुछ देखने को मिला, आइए देखते हैं। गोरखपुर पहुंचे अखिलेश यादव का समाजवादी विजय रथ यात्रा आप देखेंगे कि एयरपोर्ट से निकल करके कई जगहों से होते हुए तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर होते हुए जगदीशपुर के पास पहुंचा है, और यहाँ पे जनसभा होनी है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं अखिलेश यादव की ये जो रथ है, जो विजय समाजवादी विजय रथ यात्रा है, वो यहाँ पे आ चुकी है। और अखिलेश यादव अंदर बैठे हुए हैं, चूँकि अभी वो ऊपर थे, लेकिन काफ़ी दूरी से चलने के बाद वो फिर नीचे आ गए हैं। और आप देखेंगे कि अब अखिलेश यादव का ये जो रथ है वो यहाँ पे आया है, और इस रथ में अखिलेश यादव सवार हो गए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे वो पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद बाकायदे उनका ये कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न कराया जा रहा है। और आप देखेंगे कि अखिलेश यादव यहाँ पे पहुँचे और इनके साथ एक जन सैलाब आया है। ये जन अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। योगी के गढ़ में किस तरीके से अखिलेश यादव हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं, और बाकायदे अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं ये रैली अपने आप में बेहद खास होने वाला है, खासकर मुख्यमंत्री के गृह जनपद में। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। 19 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी आ रहे हैं। इस दिन झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई का बलि दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झांसी आगमन की तैयारियां जोरों पर चल रही है। उन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए झांसी के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार झांसी के किले, मुक्ताकाशी मंच और लक्ष्मी व्यायाम मंदिर के निरीक्षण करने पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे।
वहीं इससे पहले 18 नवंबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी दौरे पर होंगे, जिसके चलते जिलाधिकारी तैयारियों को बड़ी बारीकी से जांच और परख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। माता अन्नपूर्णा की मूर्ति की पुनर्स्थापना यात्रा लखनऊ के आलमबाग पहुंची, जहां बीजेपी के कैंट विधायक सुरेश चंद्र तिवारी समेत बीजेपी नेताओं और माता अन्नपूर्णा के भक्तों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस यात्रा में प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया मौजूद रही। हमारे संवाददाता रवि कुमार ने जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। मूर्ति की पुनर्स्थापना के लिए जो यात्रा है दिल्ली से होकर लखनऊ पहुंची है। हम इस समय लखनऊ के आलमबाग इलाके मौजूद है। यहाँ कुछ ही देर पहले वो यात्रा मौजूद, देख सकते हैं कि तमाम सारे जो भक्त हैं वो यहाँ पर माता के दर्शन के लिए यहाँ पर मौजूद थे। और आपको बता दें यात्रा अभी यहाँ गुजरी हो और यहाँ से होते हुए वो चारबाग और दूसरे इलाके में पहुँची। तमाम सारे ऐसे लोग जो यहाँ पर आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे माता अन्नपूर्णा की? हमारी बंगाली आदमी हमारी तो हालात हमारे रोना आ गया था माँ को देख। अन्नपूर्णा माता के दर्शन हुए, लखनऊ धन्य हो गया। पूजा करते थे तमाम तरह से लोग जो यहाँ पर आए हुए यहाँ पर माता अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए यहाँ पर मौजूद तौर पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा यहाँ से आगे बढ़ी है। देखिए माता जी इतने दिनों के बाद आई हैं, इससे लग गया कि हमारे देश में अब खुशहाली आ गई। हम सब बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि पूरे देश में जो भी समस्याएं हैं अब माता जी के आने से खत्म हो जाएंगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 100 साल बाद जो मूर्ति चोरी हो गई थी वो है हमारे भारत में पुनः बनारस में स्थापित करने के लिए मां अन्नपूर्णा देवी स्वयं प्रस्तुत हुई है। इसके लिए बहुत कोट प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। घंटों इंतजार के बाद माता अन्नपूर्णा की जो यात्रा है आलमबाग पहुंची। अब यहाँ से वो मवैया और चारबाग होते हुए आगे को बढ़ेगी। साफ तौर पर जो भक्तों का इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ है। आलमबाग में घंटों से लोग इंतजार कर रहे थे। हालांकि अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो यात्रा अन्नपूर्णा माता की वो पहुंची। अब यहाँ से अगले रवाना हुई। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़ लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेनों का संचालन पहले की तरह अब बहाल हो गया। कोरोना काल में जिन ट्रेनों को विशेष ट्रेनों का दर्जा दिया गया था वो ट्रेन अब बंद होंगी। अब यात्रियों को कोरोना पहले का सामान्य किराया ही चुकाना होगा। हालांकि कंफर्म टिकट पर ही यात्री यात्रा कर सकेंगे। इंडिया न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार ने लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से इसका जायजा लिया। कोरोना काल में शुरू की गई विशेष ट्रेनों का संचालन बंद होगा। साथ ही अब पुराने किराए की व्यवस्था है वो लागू होगी। कोरोना के संक्रमण कम होने के साथ में जैसे जैसे तमाम सारी गतिविधियां हैं वो शुरू की गई हैं। तमाम सारी जो ट्रेनें हैं वो उनको विशेष ट्रेन का दर्जा दिया गया था। कोरोना काल में संचालन किया गया था। हालांकि इस दौरान जो किराया है वो ज़्यादा यात्रियों को देना पड़ रहा था। वो सारी व्यवस्थाएं अब फिर से लागू होगी, यानी पुरानी व्यवस्थाएं जो चल रही थी वैसी ही जो व्यवस्था है वो लागू होगी। और जो अगर बात करें तो ये नियम सभी मेल एक्सप्रेस और उसके अलावा पैसेंजर ट्रेन पर लागू होगा। इसके साथ भी आपको बता दें कि कंफर्म टिकट पर ही जो यात्री हैं वो यात्रा कर सकेंगे। कोच में टिकट बुकिंग पर ही यात्रा की अनुमति होगी। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते अभी तक ट्रेनों में खाना, चादर और कंबल जो है वो नहीं मिलेगा। आपको बता दें रेलवे बोर्ड ने फैसला लिया है कि तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाए। इसके साथ भी जो जानकारों का कहना है इसे लागू करने में 1-2 दिन का समय लग सकता है। विशेष ट्रेनों के लिए गाड़ी संख्या में आगे लगाया गया 0 है वो हटेगा। यानी कोरोना काल के दौरान 70% ट्रेनों को विशेष मेल एक्सप्रेस का दर्जा दिया गया था। और आपको बता दें इससे यात्रियों में 30% तक अधिक किराया है वो चुकाना पड़ रहा था। हालांकि अब वो किराया जो है वो पहले की तरह व्यवस्था है वो लागू होगी और ट्रेनों का संचालन पहले की तरह हो सके। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं कोरोना काल में जो फैसला लिया गया था अब जो लोगों के हितों को देखते हुए फैसला लिया गया है, यानी कि रेलवे संचालन पहले के जरिए ही होगा। कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर जरूर होगी और जल्द ही व्यवस्था लागू हो जाएगी। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़ लखनऊ। और इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ।